So this is the last part of the UV visible. What are the applications of the UV spectroscopy? Merely by checking the lambda max value, we can say whether the butadiene system, carbonyl compounds, benzene, bromine or iodine, they are present or absent. All these absorb above 200 nanometer. So if lambda max is given less than 200 nanometer, it means butadiene system, aldehyde, ketone, benzene, bromine, iodine, they are absent. Then distinction between the conjugated and non-conjugated system. How to deal with it? First of all, it should be clear that this is the compound, it is containing an ene and it is containing a ketone. That is by chemical analysis. Then, out of the two possible structure, which structure is of the compound, that can be said with the help of the lambda max value. If for the two similar compounds, these are isomeric compound, lambda max is less, it means it is a non-conjugated system. And when lambda max is higher, it means it is a conjugated system. लेकिन इसमें आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ये कंपाउंड का फार्मूला है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, इसमें CH3CO ग्रुप भी है. ये नॉलेज में ऑलरेडी होना चाहिए. और दो आइसोमेरिक फॉर्म हो तो उन आइसोमेरिक फॉर्म को जो वो सेग्रीगेट किया जाता है कि ये वाला कंपाउंड कंजुगेटेड सिस्टम है, ये वाला कंपाउंड जो है नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है. इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन. एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इस तरह से है कि आप इससे जो है डबल बॉन्ड के नंबर भी काउंट कर सकते हैं कंपाउंड में. किससे? लैम्डा मैक्स वैल्यू से. पीछे हमने डिस्कस किया था कि ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए जो लैम्डा मैक्स कितनी होती है 270 नैनोमीटर. तो 270 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स वैल्यू आ गई दो डबल बॉन्ड्स के लिए. अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कंजुगेटेड सिस्टम है, जैसे कि साइड में दिखा रखा है मैंने RCH डबल बॉन्ड CH n टाइम्स R, तो बाय द वे ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वी आर एबल टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स, और फ्रॉम द लैम्डा मैक्स वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. एक एग्जांपल है यहां पर, लाइकोपीन में 11 डबल बॉन्ड्स होते हैं. हाउ मेनी इट कंटेन्स? 11. एक डबल बॉन्ड के एडिशन से कम 30 नैनोमीटर का डिफरेंस पड़ता है. यानी एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 30 नैनोमीटर 217 में ऐड कर दो, 247 पे अगली एब्जॉर्प्शन. अगर एक और डबल बॉन्ड ऐड करते हो तो उसमें 30 और ऐड कर दो, 277 पे लैम्डा मैक्स. एक और डबल बॉन्ड है तो इस तरह से 30 ऐड किया जा सकता है. अब लाइकोपीन में 11 डबल बॉन्ड है, इसकी लैम्डा मैक्स कैसे निकाली जा सकती है? दो डबल बॉन्ड तो ब्यूटाडाइन सिस्टम के आगे वो 217, लैम्डा मैक्स 217 में खत्म हो गए, दो डबल बॉन्ड. बाकी बच गए 9 में से एक चले गए, n-1 लिखा हुआ, तो कितने बच गए? 9-1 8 इंटू 30 इंटू 8 हो गया 240. 240 को जब आप 217 में ऐड करोगे तो बनेगा आपके पास 457. 217 प्लस 240, इट विल फॉर्म 457. तो 457 जो वो क्या बनी? लैम्डा मैक्स हुई. और एक्चुअल सेंस में जो लाइकोपीन है, जो पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कितनी होती है? 455. तो केवल 2 यूनिट्स का गैप पड़ रहा है. तो यहां से उल्टा चल करके हम कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं वो भी निकाल सकते हैं कि 11 डबल बॉन्ड जो या कंजुगेटेड सिस्टम है. इसमें वी आर एबल टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज, पर उसके लिए एक कंडीशन है कि इम्प्योरिटीज उस जगह ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए जहां आपका सैंपल जो है वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है. मान लो आपका सैंपल 200 पे ऑब्जॉर्ब कर रहा है, 199 या 195 या 197 पे इम्प्योरिटी ऑब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको इतना आसान नहीं है डिटेक्ट करना कि हाँ जी इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. लेकिन दो कंपोनेंट ऐसे हों जिनमें लैम्डा मैक्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है,
तो उसकी लैम्डा मैक्स जो वो कम है, और बेंजीन की लैम्डा मैक्स जो वो ज्यादा होती है। तो दोनों की लैम्डा मैक्स में कम से कम 40-50 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस है। तो अगर बेंजीन जो है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इथेनॉल की, तो कुछ नहीं करना, उसका स्पेक्ट्रा लेना है, और स्पेक्ट्रा में जैसे आप इथेनॉल के लिए रीड करोगे, इट इज इथेनॉल के लिए जो 240 या 15 तक वैल्यू आती है, लेकिन बेंजीन के लिए 278 के या 250 से लेके 78 तक वैल्यू आती है। तो आपके पास जो वो सिग्नल जो वो 215 पे ही नहीं आएगा, इट विल बी आल्सो एट द 252 270। तो वहां से आपके पास क्लियर हो जाएगा कि इथेनॉल तो है, लेकिन इथेनॉल में साथ साथ में इम्प्यूरिटी जो बेंजीन की प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जा सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आप केवल स्पेक्ट्रा लेकर के आप जो है वो क्या बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन सैंपल की बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये एनालिटिकल टेक्निक वैसे आपने जो सैक में पढ़ी हुई है, कंपेरेटिव है ये। जैसे मान लो आपको लाइकोपीन के कलर का या एंथ्रासीन या नेफ्थलीन जो है वो उसके लिए आपने एक मिक्सचर ले रखा है, तो उस मिक्सचर के लिए आपने फाइंड आउट करना है कि हाँ जी इसमें कितनी इन दोनों की कंपोजिशन है या परसेंटेज है। तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपके पास स्टैंडर्ड ग्राफ होना चाहिए। स्टैंडर्ड ग्राफ का मतलब है कि आपके पास पहले सॉल्यूशन बने होने चाहिए, जैसे एंथ्रासीन 10%, नेफ्थलीन 90। उसके बाद सेकंड हो गया एंथ्रासीन 20, नेफ्थलीन 80। फिर इसको इंक्रीज करते जाओ, एंथ्रासीन 30, नेफ्थलीन 70, 40, 60, 50, 50, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट सैंपल होने चाहिए। उन सैंपल की आपने जो है वो लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालनी है, और उसकी एप्सिलॉन वैल्यू जो है हर एक सैंपल की वो कंसंट्रेशन या कंपोजिशन के अगेंस्ट प्लॉट कर देनी है। अब एक आर्बिट्रेरी सैंपल ले लो और उसकी जो है वो लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाल लो, लैम्डा मैक्स से एप्सिलॉन वैल्यू निकालो, और एप्सिलॉन वैल्यू से आप उसको जो है वो ग्राफ में कंपेयर कर सकते हैं कि वो ग्राफ में कहाँ मैच कर रही है। जहां वो ग्राफ में मैच करेगी वहां पर आप जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो वो एंथ्रासीन वर्सेस नेफ्थलीन जो वो क्वालिटेटिवली जो वो बता सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज दिस कंसेप्ट? बिफोर डिस्कसिंग दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो कहाँ इफेक्ट करती है? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो वो मोस्टली इफेक्ट होती है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। कौन सी वाली? N2 पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। वैसे तो ये वीक सिग्नल होते हैं, ये पिक्यूलियर सिग्नल है कीटोन सा या एल्डिहाइड का। जब भी आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड होगा तो आपने 279 पे वीक सिग्नल चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज ए क्लियर कट इनपुट दैट यू आर हैविंग ए एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन N2 पाई स्टार जो फॉरवर्डन ट्रांजिशंस होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक रहती है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट होती हैं। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेशन से पहले ग्राउंड स्टेट में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में चले जाएं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से जो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने से एनर्जी लूज होती है, तो जो लोअर लेवल होगा ग्राउंड स्टेट का वो नीचे चला जाएगा। लेकिन पाई स्टार जो है, जो जहां पर वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो उस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ऊपर वाला जो लेवल है, यानी मैं बात कर रहा हूं होमो और ल्यूमो की, जो होमो है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पाई स्टार में शिफ्ट हो गए तो वहां वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो लूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो उसके लेवल वही रहेगा, लेकिन होमो का लेवल नीचे चला जाएगा, जिसके बीच वजह से क्या होगा कि उनके बीच में गैप जो वो वाइडेंड हो जाएगा। गैप वाइडन होने से क्या होगा? लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि ब्लू शिफ्ट होगी। तो यहां एग्जांपल दे रखा है कि एसीटोन का अगर हेक्सेन में आप स्पेक्ट्रा लेते हैं तो 279 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एसीटोन का अगर आप वाटर में स्पेक्ट्रा लेते हैं तो 264 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें क्लियर कट है कि जब वाटर में ले रहे हैं तो एसीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है।
अब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, दोनों को माइनस कर दो तो उससे 14.5 नैनोमीटर आ रहा है। इस वेवलेंथ को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो 5 किलो कैलोरी पर मोल जो उसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो एसीटोन और वाटर में किस लेवल की है, 5 किलो कैलोरी पर मोल। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे डिस्कस किया जा सकता है, इसमें आपके पास पहले से दोनों सैंपल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल डिस्कस रखा है ट्रांस टिल्विन और सिस टिल्विन का, तो ट्रांस टिल्विन और सिस टिल्विन में क्या है कि जब वो ट्रांस होगा तो एक बेंजीन दूसरी बेंजीन से काफी डिस्टेंस पे है, तो इससे जो है वो मॉलिक्यूल प्लेनर रहता है। प्लेनर होने की वजह से एक बेंजीन रिंग सेंटर वाले डबल बॉन्ड से दूसरे बेंजीन रिंग तक जो है वो क्या हो सकता है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब कंजुगेशन एक्सटेंड होगी। अगर कंजुगेशन एक्सटेंड होगी देन देयर इज ए रेड शिफ्ट। तो इसीलिए इसकी लैम्डा मैक्स जो कितनी आ रही है, 294 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन वैल्यू बहुत ज्यादा है 24,000। अगर ये सिस आइसोमर होता तो सिस आइसोमर जो वो एक तो 278 नैनोमीटर पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, और सिस में क्या होगा, एक बेंजीन न्यूक्लियस दूसरे बेंजीन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, या मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो पाई कंजुगेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। सो हियर पाई कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई सिग्नल बिकम्स वीक एज एप्सिलॉन वैल्यू बिकम्स 9350 and there is a blue shift from 294 nanometer to the 278 nanometer. We are also able to discuss the keto-enol isomerism. So here is an example of the ethyl acetoacetate. इथाइल पार्ट कहाँ और एसिटोएसिटेट पार्ट कहाँ है, थोड़ा सा इसको अगर मॉलिक्यूल को वैसे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंटर की हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द पार्ट इथाइल विच इज ब्लू, सॉरी येलो, दैट इज द इथाइल। सो दैट इज द फर्स्ट नेम हियर, इथाइल। देन इट इज ए एस्टर। तो ये पार्ट जो है डबल बॉन्ड O और O इसके साथ जो लगा है यहां पर, दिस पार्ट, ये जो डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन लगी है, सो इट मीन इट इज ए एस्टर। एस्टर से पीछे एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन मतलब ये एसिटिक एसिड का एस्टर हुआ, CH3COO C2H5। लेकिन जो एसिटिक एसिड का CH3 है, विच वन, दिस कॉर्नर, उस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, CH3CO। तो इसलिए उसने बोला है इथाइल एसिटो। एसिटो मीन्स CH3CO एसिटेट। सो दैट इज ए इथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर और इथाइल एसिटो एसिटेट। ये इसकी जो है कीटो फॉर्म है। तो जो दोनों डबल बॉन्ड हैं कीटोन के, वो एक दूसरे के साथ जो वो कंजुगेशन में नहीं है, बीच में क्या है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन इसी की अगर इनॉल फॉर्म देखी जाए तो ये इसकी इनॉल फॉर्म है, दिस इज द इनॉल फॉर्म हियर। तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द OH, और ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। एक डबल बॉन्ड हो वैसे का वैसे रहा। अब क्या चेंज आई, अब इसमें जो कीटोनिक पार्ट है वो डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आ गया, क्योंकि दोनों अल्टरनेट पोजीशन में आ गए। बिकॉज ऑफ दैट देर इज ए कंजुगेशन। इसका मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, रेड शिफ्ट होनी चाहिए। सो पहले ये अब्जॉर्व कर रहा है 275 नैनोमीटर पे, और एप्सिलॉन वैल्यू बहुत कम है, दैट इज 20 नैनोमीटर। लेकिन वही एप्सिलॉन वैल्यू देखो कहां चली गई, 18,000 पे। हाउ मच इंटेंस सिग्नल विल बी दिस। तो वी कैन इजिली स्टेट दैट देर इज ए इनॉल फॉर्म दैट इज अब्जॉर्बिंग एट द हायर वेवलेंथ with the higher epsilon value and lower epsilon value or very weak signal at 275 nanometer, that is due to the keto form. So whether keto-enol isomerism exists or not, that can be discussed with the help of the UV spectroscopy. Charge transfer complexes can be discussed with the help of the UV spectroscopy. अब ये चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्स क्या होता है, एक डोनर एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक्सेप्टर एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं।
बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आ गया, आयोडीन आ गई, टेट्रासाइनो इथिलीन आ गई, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं। जबकि मिसिटिलीन, एनिलीन और नेफ्थलीन और बेंजीन जो हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच। तो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। सो बेंजीन विल ट्रांसफर इट्स चार्ज टू द आयोडीन स्पोज। तो दोनों में चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है या नहीं बनता है वो डिस्कस किया जा सकता है। हियर इज द एनालिसिस। बेंजीन जो वो 254 नैनोमीटर पे ऑब्जॉर्व करती है, आयोडीन जो 500 नैनोमीटर पे ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन ये दोनों का सेपरेट एब्जॉर्प्शन है। इफ वी मिक्स देम देन वी गेट ए एडिशनल बैंड and that additional band is very intense at 290 nanometer value. Epsilon value, see here, it is 15 into 10 raised to power 4. So very high epsilon value. So when charge transfer complex is formed between the iodine and the benzene, you get an additional band at 290 nanometer. So that is an indication of the charge transfer complex formed between the benzene and the iodine. This is helpful in discussing the iodination of the benzene or the valent intermediates that we have discussed in the BSc first year. We can also discuss the sterically hindered rotations or conformations. Analysis can be done with the help of the UV visible. Y-phenyls, so that is the example of Y-phenyl. तो वैसे तो देखने में एक बेंजीन रिंग इसमें जो है वो स्ट्रेट लग रहा है और एक थोड़ा सा वेंट लग रहा है, या बोले इसको तो ढंग से कि एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन जब वाई फिनाइल्स है उनमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो दोनों फिनाइल के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो देयर इज ए रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड बोथ द फिनाइल रिंग्स रोटेट, दे आल्सो बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, then there can be a conjugation between the one benzene and the another benzene, because everywhere there is a alternate single and the double bond. तो जब उसमें कंजुगेशन होगी तो एप्सिलॉन वैल्यू भी ज्यादा होगी और लैम्डा मैक्स जो है वो कहाँ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आएगा। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से फ्री रोटेशन रुक जाएगी, फ्री रोटेशन रुक भी जाएगी और साथ में दोनों बेंजीन रिंग पैरेलल नहीं रहेंगे। वन विल बिकम श्योरली परपेंडिकुलर टू द अनदर, सो देयर विल बी नो कंजुगेशन बिटवीन द वन बेंजीन एंड द अनदर बेंजीन। इफ देयर इज नो कंजुगेशन इट मीन्स द सिग्नल विल बिकम वीक। वैसे तो इसमें रेड शिफ्ट होनी चाहिए थी, कहां पर, इस साइड, किसमें, बाइफिनाइल्स है जहां सिंपल, जहां सब्स्टिट्यूटेड है वहां पर ब्लू शिफ्ट होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ 3 नैनोमीटर का गैप आ रहा है। दैट इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल जो वो क्या करता है, आर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये थोड़ा सा कंजुगेशन को इंक्रीज करेगा एक बेंजीन पार्ट में, जिसकी वजह से सिग्नल जो कहां आ रहा है 278 में। लेकिन एक बेंजीन न्यूक्लियस दूसरे बेंजीन न्यूक्लियस से रेजोनेट नहीं हो रहा है या उनके बीच में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो इसलिए एप्सिलॉन वैल्यू जो क्या हो गई है, कम हो गई है। So signal becomes weak by the substitution. Similar is the case of the sterically hindered enes. तो बाकी तो पार्ट इसमें छोड़ दो, सेंटर पार्ट डिस्कस करो, जहां C डबल बॉन्ड C है और यानी ब्यूटाडाइन सिस्टम है। It is butadiene system at the center. So one double bond is this one, then single, then double. So this is a conjugation. तो 217 नैनोमीटर पे वैसे तो इसको ऑब्जॉर्व करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर रही है किए हैं, ये दोनों की कंजुगेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। दे आर टेंडिंग द बोथ डबल बॉन्ड टू गो आउट ऑफ प्लेन। जो भी रेजोनेंस होता है
वो प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए होता है। अगर स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उससे क्या होगा, कंजुगेशन नहीं होगी। तो इसीलिए इसकी लैम्डा मैक्स ब्यूटाडाइन की वैसे 217 नैनोमीटर होती है, लेकिन इसकी लैम्डा मैक्स कहां तक रिड्यूस हो गई है, इट हैज बीन रिड्यूस टू द 180 नैनोमीटर। ये भी वही पार्ट है, लेकिन ये स्टेरिकली हाइंडेड नहीं है, तो इसमें एक साइड से दूसरी साइड कंजुगेशन पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ दैट lambda max is more, it is 224 nanometer. So that is the discussion of the total topic. It is applications of the UV and NMR.